सीए तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। हिंदू का तो एक ही देश है ना, हिंदुस्तान। हिंदू कहाँ जाएगा, बाहर का हिंदू? मुस्लिम के लिए तो बहुत देश है, कहीं जा सकता है। अब रहे कि जैसे ममता बनर्जी है, चाहे और लोग हैं, इसके लिए हल्ला कर रहे हैं, इसलिए कि उनका वोटर वही है जो बांग्लादेश से आया है भाग के, है ना, वही उनका वोटर है ना, इसलिए वो हल्ला करें कि इनको सिटीजनशिप दीजिए। हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिनकी स्थिति काफ़ी बदतर गुजर रही थी, उनको एक मानवीय आधार देकर भारत की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमें ये नहीं लगता है कि किसी भी जाति और धर्म को इससे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नमस्कार, मैं दिवाकर चौरसिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल खबर। इस समय मैं मौजूद हूं पटना में एसके पुरी गार्डन में, जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं सभी पार्टियां बहुत तेजी से कर चुकी हैं और देश में चुनावी बहस बहुत तेजी से उठ रही है। आज मैं यहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। खासा बात हमारी रहेगी सीए को लेकर के, यहाँ के लोगों को क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे। परसों पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया। हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान में झेल रहे थे माइनॉरिटी भाई लोग, उनके लिए एक मौका इंडिया गवर्नमेंट ने दिया कि वो यहाँ आकर के और एक सिटीजन का जो राइट्स होता है वो एंजॉय कर सके। उसमें से हिंदू भाई क्यों न हो, उसमें जैन, सिख, जो भी माइनॉरिटी में हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिनकी स्थिति काफ़ी बदतर गुजर रही थी, उनको एक मानवीय आधार देकर भारत की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमें ये नहीं लगता है कि किसी भी जाति और धर्म को इससे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रही है जब हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छी जीवन शैली नहीं मिल पा रही है, तो ये बाहर के लोगों को अपने देश में नागरिकता देकर के क्यों भीड़ बढ़ा रहे हैं। रोजगार के लिए हमारी भारत सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। रेलवे में 400% इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुआ था, 400% वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे में खास करके काफी डेवलपमेंट किया है, काफी इन्वेस्टमेंट किया है। इसका इन द लॉन्ग रन एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, सर्टेनली होगा। और ये टाइम विल टेल ऑल दीज इम्पैक्ट। एक चीज और सुनने में आता है कि इस जो मुस्लिम समुदाय है वो इससे डरा हुआ है और वो कह रहा है कि इससे हमको खतरा है, सीए लागू होने के बाद से ये हमें यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। तो क्या सच है ये? ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम है और उन्हें इन द लॉन्ग रन इसका भी एहसास हो जाएगा और बाद में उनको पता चलेगा कि मुस्लिम भाई को भी भारत से अच्छा कोई जगह मिलेगा नहीं। और यहाँ उस मकसद से कोई कुछ इस का के अंदर मेरे समझ से कोई ऐसी भावना नहीं रही होगी। असम में एनआरसी लागू किया गया है। वहां पर जब 1971 में बांग्लादेश से हुआ था, जब वहां पे युद्ध हुआ था, तो वहां से काफी संख्या से मुस्लिम लोग असम में आकर के बसे हुए थे। तो एनआरसी लाने का मकसद यही था कि वहां के लोगों को आइडेंटिफाई करना है, घुसपैठियों को जो वहां आए थे उनको उनके देश वापस जाने देना है। क्यों नहीं भारत सरकार उनको भी अपने देश का नागरिक बना लेती? उसके लिए अलग पॉलिसी है कि अगर हमारे कंट्री में अगर कोई घुसपैठिया आ जाता है तो उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वो सही मकसद से और सही सिटीजन के रूप में अगर वो कहीं रह सकता है तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट उस एनआरसी के अंदर आ जाता है और देश के सिक्योरिटी को नुकसान होता है तो सर्टेनली वो ऑब्जेक्शनेबल है। एक चीज और, बिहार में खासा बातचीत चलती है कि यहाँ के चुनाव के समय लोग जातिवाद संप्रदायवाद करने लगते हैं। क्या यहाँ पर इस बार भी वोट जातिवाद और संप्रदायवाद पे पड़ने वाली है? इस बार हमें लगता है कि लोग विकास सबसे बड़ा मुद्दा मानेंगे और लॉ एंड ऑर्डर भी बिहार का एक दूसरा एस्पेक्ट बहुत बड़ा होगा। ये दोनों अभी लोगों की सख्त डिमांड है। मैं नहीं चाहता कि जाति और धर्म पर इस बार लोग जाएंगे। यहाँ पे और हमारे साथ हमारे सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो सीए को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। क्या ये हमारे देश में लागू किया गया है, ये हमारे देश को अग्रसर करेगा और धार्मिक रूप से बढ़ावा देगा यहाँ के लोगों को नागरिकता, मतलब क्या कहना चाहेंगे? सीए कानून जो है, दैट इज द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये
नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का। अब आप पूछेंगे कि हमको नागरिकता किसे देनी है। हुआ यूं कि 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो वहां से हमारे बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध भारत में आ गए। क्योंकि ये धार्मिक उन्माद जो पाकिस्तान में हुआ, लाखों हिंदुओं को वहां मारा गया, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया। ये दुर्भाग्य की बात थी कि जो हम एक ही थे वो एक रात में वीराना हो गए। तब सरकार ने 2014 में एक नियम बनाया कि 2014 तक जो लोग भी ऐसे विस्थापित हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं शरणार्थी, उनको हम अपने देश की नागरिकता देंगे। इसमें आप यह पूछ सकते हैं कि तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये कॉमन सवाल है। मुसलमानों को इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि ऑलरेडी धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ था और मुस्लिम्स वहां मेजोरिटी में हैं। तो वहां से आए हुए आदमी को हमारी नागरिकता देने का अलग तरीका है। जैसे अदनान सामी को हमने दिया है। यहाँ अदनान सामी ने अप्लाई किया, उनकी जांच पड़ताल हुई, वो सुयोग पाए गए तो बीइंग मुस्लिम उनको हमने नागरिकता दिया। लेकिन वैसे लोग जो कश्मीरी विस्थापित थे, पीओके से जो लोग आए थे, जो लोग सिंध से आए थे, उनके लिए तो कोई जगह नहीं है भारत के अलावा, कहाँ जाएंगे। और वर्ल्ड में तो 51 मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 51 असम कंट्रीज में भी देखा गया है, जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ था तो वहां से भी कई संख्या मतलब भारी संख्या में मुस्लिम यहाँ पर आए थे असम में। तो क्या उनको नागरिकता का अधिकार नहीं है कि 2014 के पहले कोई मुस्लिम यदि आया है, उसका यहाँ परिवार पहले से था। जैसे कि मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव के लोग यहाँ भी थे और बांग्लादेश में भी थे, लेकिन अब जब वहां से विस्थापित हुए तो अपने गांव में आ गए वो। तो उनको नागरिकता देने की उसमें जरूरत नहीं। किसी तरीके के मतलब धार्मिक असमानता या किसी तरीके के संघर्ष तो नहीं उत्पन्न होगा इसकी वजह से? ये संघर्ष वही लोग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको नियम की जानकारी नहीं। जो भी समझदार लोग हैं, ये नागरिकता देने की चीज है, किसी की नागरिकता हम नहीं ना छीन रहे हैं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हम आपसे कुछ लेना चाहेंगे तब ना झंझट होगा। तो ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जिनका काम ही इस देश में लोगों के बीच बेमनस पैदा करना है। और हम आपसे खासा बातचीत करना चाहेंगे बिहार के गौरव के बारे में। बिहार का जो ऐतिहासिक रहा है, हिस्सा रहा है, उसके बारे में आप हमें बताइए। बिहार का कैसा काल रहा, मतलब पीछे? मैं पटना मेडिकल कॉलेज में 1972 में आया था। उस समय बिहार भारत का एक विकसित राज्य माना जाता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि उस जमाने में मेडिकल कॉलेजेस में सारे मरीजों को मुफ्त दवा मिलती थी, मुफ्त खाना मिलता था। डॉक्टर 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, चाहे जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हैं, सब रहते थे। लाइट 1 मिनट नहीं जाती थी। और आप उस जमाने में चंद्रशेखर जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनके हाइड्रोसिल का इलाज के लिए प्रोफेसर यूएन शाही ने यहाँ किया था। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में हमारी पटना यूनिवर्सिटी कितनी आगे थी। ये हमसे आप पूछना चाहेंगे तो ये स्थिति हमारी 1980-82 तक रही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे पॉलिटिकल लोग आते गए और स्पेशली आफ्टर 1985, 1985 के बाद बिहार जो निरंतर गिरता गया, आज तक गिर रहा है, चाहे सरकार किसी की रही हो। क्योंकि आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो विकसित जो राज्य हैं, जिसमें कि विकसित राज्य में हम मानते हैं साउथ के जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, उनका 1/3 पर कैपिटा हमारा इनकम है। और ये कितने शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात कि हमारे लोग वहां जाकर मजदूरी का काम कर रहे हैं और हमारे नेता आपस में ये कौन मुख्यमंत्री बने, कौन स्पीकर बने, कौन मंत्री बने,
उसमें जुझे हुए हैं। दूसरी बात है, हमारे हमारे जो युवक होते हैं उनमें मेधा की कोई कमी नहीं है, और इस मेधा का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, और आज स्थिति ये हो गई है कि आप गांवों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, तो सिर्फ आपको फ्लैट्स में बूढ़ा और बूढ़ी लोग मिलेंगे, सभी लोगों के बच्चे बाहर हैं। और ये कितनी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा एक प्रदेश जहां भगवान ने इतनी पानी दिया, और हमने पूरा इंडिया पर का शासन हमारे मौर्य साम्राज्य हुआ, अशोक जी अशोक हुआ, मौर्य पीरियड में हुआ, और हम इतने आगे थे। हमने डेमोक्रेसी को दिया, हमने बुद्ध को दिया, हमने भगवान जैन धर्म हमारे यहाँ से निकला। वो पुण्य धरती आज जो है ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है कि यहाँ का युवा कहाँ जाए वो सोचने के लिए बात है। तो मेरा कहना होगा कि अभी भी सुधार किया जा सकता है। इस सुधार के 3 रास्ते हैं। पहले, हमारे नेता बोलते हैं कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है कि इंडस्ट्री आएगी। बिल्कुल गलत है। नोएडा में कहाँ समुद्र है कि वहां पूरा इंडिया से की सारी इंडस्ट्रीज अभी आ गई हैं। सही है। दूसरी बात, आईटी इंडस्ट्री के लिए जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, करीब मुझे अंदाज है कि हमारे बच्चे बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, ये आपको यूपी में करीब करीब हमारे 50 लाख बच्चे जो हैं आईटी के हैं। यदि हम 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन का इंतजाम कर दें और हम उनको वहाँ फैसिलिटी दे करके बीटा के एरिया में जमीन एक्वायर करके दें, या वहाँ भी नहीं कर सकते हैं तो हम गंगा के उस पार का जो दियर का एरिया है उसको हम ऊंचा करके डेवलप कर दें, तो हमारे कम से कम 50 लाख तो अपने बच्चे को यहाँ जॉब मिल जाएगा। ये बताइए अंकल, आप सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे, आपको मतलब पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास इतना अच्छा विजन है, तो ऐसा क्या है जो यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के जो राजनीति है, वो क्यों नहीं ऐसा कार्य कर पा रही है? मैं बेटा एक कहानी आपको सुनाऊंगा। मेरे फादर आर्मी अफसर थे और ही वाज टॉपर। तो 1971 वार के बाद, 1971 वार के समय वो भूटान में उनकी पोस्टिंग थी। जब वार खत्म हो गया तो हुआ कि आर्मी सरप्लस हो गई है, क्योंकि देश में पैसे की कमी हो गई है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को हुआ कि आपको प्री रिटायरमेंट कर लिया जाता। उस लकली माय फादर वाज वन ऑफ देम। मैं उस समय मेडिकल कॉलेज में था, 2nd ईयर में। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि पहले के नेता कैसा होते थे, आज के नेता कैसे होते। उस समय जगजीवन बाबू डिफेंस मिनिस्टर थे, जगजीवन बाबू, जिनको हम लोग बाबूजी के नाम से कहते थे। वो पटना मेडिकल कॉलेज में आए हुए थे। मैं गया, प्रणाम किया उनसे, और मैंने कहा कि सर हमारे फादर आर्मी में थे, जूनियर कमीशन अफसर, और उनका रिकॉर्ड ऐसे रहा है, भूटान में उन्होंने सर्विस दी है, और ऐसे से उनके जैसे हजारों लोगों को पूरे इंडिया से नौकरी से हटा दिया, हटाने की चिट्ठी मिल गई। उन्होंने कहा कि बेटा इसकी जानकारी हमें नहीं है, तुम लिख करके दो। मैंने लिख करके दिया, और आपको आश्चर्य होगा कि विदिन 7 डेज करीब करीब 1 लाख जो सैनिकों को हटाया गया था, सारा लोगों को पूरा कर दिया गया। ये शासन होता है, ये पब्लिक का शासन होता है। तो आज के जो नेता लोग हैं, क्या वो ये सारी चीजें कमी दिखती है कि वो राज्य को विकास करने के बजाय? नहीं, आज के नेता बेटा अपने लिए हैं। पहले के नेता आपके और हमारे लिए होते थे। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि मैं नेतरहाट स्कूल में था, 65 to 71। रामानंद यादव जी उस समय मेरे एरिया से, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, वो मंत्री थे। वो नेतरहाट स्कूल गए तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि मैं अपने भतीजे से मिलने आया। कहाँ जात की बात थी, मैं राजपूत हूँ, वो थे यादव थे, और मुझे फुटबॉल में चोट लग गई थी। वो मुझे सैले में जहाँ हमारा इलाज होता था वहाँ हमसे देखने गए, तो वो नेता थे लोग, वो नेता थे। एक दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। 1984 में
मैं दिल्ली गया था, एक मेरे जूनियर थे डॉक्टर कमलेश शर्मा के, हमारे यहाँ के एक एमपी थे महाराजगंज से कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ नन्हे जी। मैंने यहाँ से फोन किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग आ जाइए, हम लोग को एमडी का थीसिस देना था। तो उस समय तो इतना सुविधा नहीं थी, तो हम लोग को एम्स लाइब्रेरी में के लिए मैं 15 दिन जाना था डाटा लेने के लिए। मैं गया जब तो उनके घर में सिर्फ 2 रूम थे, एक में उनकी वाइफ रहती थी, बच्चे, एक में अपने रहते। मैं गया उस दिन, उस सिवान आ गए। हमने क्यों आप जा रहे हैं? तो हम रहेंगे तो आप लोग कहाँ रहिएगा, कहाँ सोइएगा? हम रहेंगे तो आप लोग कहाँ रहिएगा दोनों। और उनकी वाइफ दोनों समय खाना बना करके हम लोगों को देती थी। जब हम लोग पटना आ गए तब उस दिन वो पटना से फिर दिल्ली गए। तो ये नेता होता है जो दिल्ली को जीतता है। आप एक डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि यहाँ युवा में काफ़ी प्रतिभा है, लेकिन यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ता है, खासकर रोजगार के लिए भी उनको जाना पड़ता है। तो ऐसे क्या बदलाव किए जाएं ताकि यहाँ के युवा के लिए उनके भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके? बदलाव संभव है यदि पॉलिटिकल विल हो तो। अभी हालत ये है कि पूरे बिहार में इतना करप्शन है कि ब्लॉक लेवल से लेकर सेक्रेटेरिएट लेवल तक जेन्युइन काम लोगों का नहीं हो रहा, जेन्युइन काम लोगों का नहीं हो रहा है। थाना में लोग जाते हैं, सही लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अस्पताल में लोग जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर्स हैं जिनकी पोस्टिंग मधेपुरा में है और वो दिन रात पटना में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं। हमारे समय में ये नहीं था। हमारे समय में ब्लॉक में पोस्टिंग होती थी, हम जाते थे, हमने काम किया। एकमा ब्लॉक में मैं था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी 81 से 83। हम लोग 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हॉस्पिटल में रहते। किया जा सकता है, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। नेता लोगों का एक ही कंसर्न है, नोट और वोट। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक देश बिहार सुधरने वाला नहीं है। तो क्या इस चुनाव में भी ऐसे ही होने वाला है? देखिए, इस चुनाव में तो चूँकि लोगों का थोड़ा सा झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है, क्योंकि औरों से अच्छा इनका ऑर्गेनाइजेशन भी है, काम भी है। नहीं सब काम, लेकिन कुछ काम तो अच्छा है इनका, इसलिए वोट तो इन्हीं को मिलेगा। नीतीश जी को अपने में शामिल करके अच्छा काम किए हो। नीतीश जी को शामिल नहीं करना चाहिए, खुद से लड़ना चाहिए। 1-2 साल तक बीजेपी को हो सकता था कि नहीं मिलती सरकार, लेकिन इसके बाद ही बीजेपी बन जाता है। क्या इसका नुकसान उनको भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा ही। सीए लागू हो गया है हमारे पूरे देश में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीए तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। हिंदू का तो एक ही देश है ना, हिंदुस्तान। हिंदू कहाँ जाएगा, बाहर का हिंदू? मुस्लिम के लिए तो बहुत देश है, कहीं जा सकता है। अब रहे कि जैसे ममता बनर्जी है, चाहे और लोग हैं, इसके लिए हल्ला कर रहे हैं, इसलिए कि उनका वोटर वही है जो बांग्लादेश से आया है भाग के, है ना, वही उनका वोटर है ना, इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं कि इनको सिटीजनशिप दीजिए। वो तो कह रही हैं कि ये धार्मिक असमानताएं फैलाने का काम कर रहे हैं। एकदम गलत बात है उनका। धार्मिक संदेश खाली जैसा कांड उनके राज्य में हो गया, तब भी उनको मैंने दिमाग नहीं खुल रहा है, लोग उनके बारे में क्या सोचता है। संदेश खाली जैसा जो कांड हुआ है, कितना घिनौना कांड हुआ है, सब कुछ जानती थी। मैंने एक आदमी के, क्रिमिनल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। वो क्रिमिनल को हाई कोर्ट कहा कि इनको अरेस्ट कीजिए, और उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। इतना गिरी हुई चीफ मिनिस्टर है वो, इसलिए वो लोग तो कलंक है देश के लिए। इधर जो मोदी जी का है कहना कि हम जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, तो इधर देखने को मिल रहा है कि जो मोहन भागवत जी हैं, और सॉरी उनका क्या नाम है, जो वहाँ पर हैं, यादव जी हैं, जो इधर सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उनका नाम क्या है इनका? मोहन यादव। हाँ, जहाँ बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद और जातवाद का राजनीति नहीं करते हैं, वहीं देखने को मिल रहा है कि यादव कुंभ लगाया जा रहा है बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। तो क्या लगता है आपको, जो ये एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, ये भी जातिवाद का अब की बार चुनाव देख रही है? नहीं, देखिए, अब मान लीजिए कि सब पार्टी जातिवाद पर ही उतर गया है, तो इनको तो कुछ उसके लिए सोचना पड़ेगा ना, उसको काटने के लिए। किसी जाति पर ही नहीं जाते हैं, ये बात सही है, जातिवाद पर ही नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा इस पर काम कर रहा है कि कुछ तो इस पर सोचना ही पड़ेगा।
अब मान लीजिए कि यहाँ के लोगों के दिमाग में घुस गया कि यादव को देखना नहीं चाहते हैं, मोहन यादव को बनाए, देख लिए, काहे नहीं मोहन यादव बनेगा, हिंदू हमारे यहाँ बनेगा। तो यादव को वोट जाएंगे मोहन यादव जी के देख करके उनको? कुछ तो जावे करेगा, हाँ कुछ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, जो जिस तरीके से बीजेपी हमेशा कहती रही है कि हम जातिवाद परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, वहीं मोहन यादव जी का चेहरा बना करके बिहार, मध्य प्रदेश और कई सारे राज्यों में चेहरा बना करके, यादव का चेहरा बना कर यादव महाकुंभ निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको, इससे कुछ प्रभाव होगा? ये पॉलिटिकल लोगों की सोच है। मोहन यादव 15 सालों से माइनॉरिटी में रहते हुए इंदौर के एक एरिया से एमएलए हैं। वो एक आरएसएस से आए हुए, विद्यार्थी परिषद से आए हुए समर्पित कार्यकर्ता हैं और बीजेपी ने उनको बनाकर ये संदेश दिया कि किसी भी स्टेट में यदि माइनॉरिटी का भी कोई हमारा वर्कर है, माइनॉरिटी में जात की माइनॉरिटी का, तो भी उसे हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी में वही बनेगा मुख्यमंत्री जो कि लालू जी के परिवार का हो। ये संदेश है। ये क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा आपकी बार बिहार में? इसका असर इसलिए पड़ेगा कि जो हमारी यंग बच्चे हैं, जिनको राजनीति में जो जाना चाहते हैं, वो ये सोचेंगे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक वर्कर को भी देती है, वो जाति और धर्म के नाम पर नहीं देती है। तो निश्चित रूप से यंग लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर होगा। ये सारी बातें हम एसके पुर में बने एक गार्डन से ले रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। अब लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है, आचार संहिता लगने ही वाली है। आप देख रहे हैं चौपाल खबर, मैं दिवाकर चौरसिया, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल चौपाल खबर में। मैं दिवाकर चौरसिया एक बार फिर से मौजूद हूँ एसके पुर गार्डन में, जो कि यहाँ खासा पहचान का है। यहाँ हम लोगों से आज बातचीत करेंगे जो कि यहाँ बिहार के मूलतः निवासी हैं। उनसे बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि बिहार को कहा जाता है कि यहाँ ज्ञान और शौर्य का केंद्र रहा है। यहाँ जो इसकी योग्यताएं रही हैं, जो भी इसकी ऐतिहासिक पहलू रहे हैं, उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। हम कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर से रिटायर किए हैं, एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स 31 जनवरी को। यही मेरे यहाँ के निवासी हैं। बिहार को ज्ञान और शौर्य का केंद्र कहा जाता था, आप थोड़ा बहुत हमें उसके बारे में बताएं। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जिसके गौरवशाली इतिहास की तुलना विश्व के अनेक प्राचीन सभ्यताओं से की जा सकती है। बिहार का एशिया में, प्राचीन बिहार का एशिया में वही स्थान था जो कि ग्रीस और रोम का यूरोपीय महादेश में था। ये अपने गुप्त काल के समय, ये अपने स्वर्णिम काल में था बिहार। बिहार, आज के बिहार को जो लोग हंसते हैं, इस पर छीटाकशी करते हैं, मैं उन्हें अपने गौरवशाली बिहार के इतिहास के बारे में बस एक नटशेल में ये बता देना चाहता हूँ
कि आज ये वही बिहार है जिसके आराध्य श्री राम बिहार की बेटी सीता से स्वयंवर रचाए थे और विश्व और का कल्याण किए थे। उस सीता का जन्म बिहार के पुनौरा में सीतामढ़ी में हुआ था। हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास के अनेक पन्नों में कितने गिनाए जाएं, आर्यभट्ट जो कि पाई, मैथमेटिक्स में और खगोल शास्त्र में भी पाई का इस्तेमाल होता है, उसमें दशमलव के बाद 4 अंकों तक उसकी गणना उन्होंने सही सही की और उसी आधार पर आज विश्व के, चाहे वो नासा हो या अपने इसरो हो या जो भी खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है, जो चांद और सूर्य और मंगल ग्रह की दूरी को नाप पा रहे हैं, वहां जा पा रहे हैं, हमारे इसी बिहार के बेटे आर्यभट्ट की देन है, जिन्होंने दशमलव के बाद 4 अंकों तक सही सही गणना कर लिया। बिहार के 4 चांद लगाने वालों में पाणिनि थे, जो व्याकरणविद और संस्कृत का जो उन्होंने ज्ञान दिया पूरे एशिया में, पूरे भारत में तो है ही, एशिया में उन्हीं का व्याकरण आज सब लोग उसको ये करते हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे। बिहार में ऐसी धरती है जो 2 महान धर्मों का ये केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जो हुए थे, उन दोनों के उपदेशों पर चलकर आज विश्व लाभान्वित हो रहा है। ये बिहार की ही देन है ना। और यही बिहार है और इसकी पाटलिपुत्री की पुत्रा जो धरती है, इसी पर सिख धर्म के 6ठे गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थली भी है, जिन्होंने कैसे अपने देश और अपने समाज की स्वतंत्रता के लिए अपने बेटे की भी बलि चढ़ाई जा सकती है, ये ज्ञान उन्होंने ही दिया है, जो आज अभी भी पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण पर प्रस्तुत करता है। अनेकों उदाहरण है बिहार के अतीत गौरवशाली इतिहास की। यह इस बिहार में राजेंद्र प्रसाद भी इसी बिहार की देन है, जिनके बुद्धिमता की चर्चा सभी जगह होती रहती थी। और ये बिहार अपना उस गौरवशाली इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर रहा था। और यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पढ़ने के लिए, जहाँ अध्ययन करने के लिए अपने देश ही नहीं विदेशों से भी छात्र छात्राएं आते थे। लेकिन बख्तियार खिलजी ने, वो उसकी सेना ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को में रखी पांडुलिपियों को, 9 मिलियन पांडुलिपि थे, और उसमें उन्होंने आग लगाया। और आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी पांडुलिपि होंगी कि 3 महीने तक वो आग जलती रही, तब जाकर के वो फिर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाया। तो ऐसा था इस बिहार के धरती का वो ज्ञान का वो विस्तार, जिसको 3 महीने तक जलाने की कोशिश किया गया, फिर भी बचा ही रह गया वो नालंदा। और उस गौरवशाली परंपरा और उस इतिहास को फिर से हमको जीवित करना है, फिर से इसको करना है। ये बहुत सारी ऐसी हैं जिनको कि हम अभी गुप्त काल जब यहाँ हुआ था, तो गुप्त काल को बोला जाता था कि यहाँ स्वर्णिम युग था। यहाँ अशोक चंद्र जो थे, कौटिल्य यहाँ के थे, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, चाणक्य जिन्हों बोला जाता है। आज भी अगर उपाधि किसी को दी जाती है कि बहुत ही बुद्धिमान है और उसके बुद्धिमता की चर्चा की जाती है, तो कहा जाता है कि अरे ये तो चाणक्य हैं। वो चाणक्य इसी बिहार की धरती पर के थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और एक ऐसे ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र की, जो कि विश्व प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र। उसमें ऐसे ऐसे थ्योरी, उन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो ये हमारे गौरवशाली इतिहास में अनेकों ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर गिनाया जाए तो बहुत ही समय लेगा। ये नटसेल बात निकल के आती है, यहीं से ही कहा जाता है लोकतंत्र ने भी जन्म लिया है। यस। तो आज ये बिहार गणराज्य यही
बिहार को ही प्रथम गणराज्य का कहा जाता है। वैशाली जो यहाँ की थी, वहाँ प्रथम गणराज्य, यही लोकतंत्र का भी ये हुआ था, जन्म हुआ था। बिहार की ही देन है, आपने सही कहा ये। आपकी बातों से लगता है कि बिहार को अगर उसके ऐतिहासिक हिस्से को जाना जाए तो सच में सबकी जो अंदर की भावनाएं होती हैं वो प्रेरणा से भर सकती हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में जैसा आप जान रहे हैं, जो भी स्थिति है उसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के बच्चों में मेधा है लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है उनको, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार तो वो धरती है, इसका प्राचीन इतिहास, गौरवशाली अतीत का तो मैंने बताया आपको संक्षेप में। और आज का बिहार जो है, इस बिहार में पूरे भारत में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा IITians ये बिहार ही देता है, सबसे ज्यादा IAS ये बिहार ही दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इस धरती में, इस मिट्टी में वो गुण है कि यहाँ के बच्चों में उतना IQ लेवल डेवलप हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि ये विकसित क्यों नहीं हो रहा है, तो नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि हमारी जो सोच है, वो सोच उसको ब्रेन ड्रेन की तरफ ले जा रही है। उनको हम ये है कि अच्छी पढ़ाई किए तो उनको आर्थिक लाभ अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए वो पलायन कर जाते हैं। अगर इस देश के दूसरे राज्य में जाना हो तो गए, नहीं तो विदेशों तक भी चले जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन एक प्रमुख कारण है। दूसरा, वो हाई इनकम ग्रुप के लिए वो लोग चले जाते हैं। अगर लोअर इनकम ग्रुप में भी हम आते हैं तो देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे राज्यों में बिहार के जो गरीब किसान हैं, बिहार के जो गरीब ग्रामीण हैं, वो लोग पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनको सालों भर यहाँ रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। अगर